इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन के बाद जितने भी अभी तक फार्मूले आ चुके हैं, जरा मैं एक बार उनकी लिस्ट बना देता हूँ कि जितने भी फार्मूले अभी तक आपने पढ़े हैं। पहला फार्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस, कैपिटल एन यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस है, और वो कौन सी लाइंस हैं अब आपको पता है, कैसी होती हैं ये भी आपको पता है, एरिया के साथ में 90 डिग्री का एंगल्स बनाती हैं। दूसरा फार्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1.13 इंटू 10 की पावर 11 इंटू में वैल्यू ऑफ चार्ज इन कूलम। बोलो ये सही लिखा कि गलत लिखा? दूसरा फार्मूला सही लिखा? दूसरा फार्मूला ये जो लिखा मैंने सही है कि गलत है? सही नहीं, गलत है। गलत है। वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज, इसका मतलब रिवीजन नहीं हो रहा। वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज इन कूलम, यहां जो आपने चार्ज लिया था वो पॉइंट वाला लिया था। और तीसरा फार्मूला था Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी ओमेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले ब्रैकेट में 1/4 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे ब्रैकेट में Q और तीसरे ब्रैकेट में ओमेगा। ये Q यहाँ पर जो है पॉइंट चार्ज है, और जो डी ओमेगा है वो छोटा सा सॉलिड एंगल है, स्मॉल सॉलिड एंगल। अच्छा, सॉलिड एंगल अगर होगा तो फिर एरिया भी होगा। इसका मतलब हो गया कि जो ये डी ओमेगा है वो ये भी बता रहा है कि कोई ना कोई एरिया भी रहा होगा, और एरिया से लिंक होने वाला फ्लक्स। तो पहले वाले फार्मूले में नंबर ऑफ लाइंस है, दूसरे वाले फार्मूले में सिंपली हमको पॉइंट चार्ज दिया जाता है और फ्लक्स पूछा जाता है, और दूसरे वाले पॉइंट पर जो ये फ्लक्स होता है वो स्फेरिकल सरफेस से लिंक होता है, और तीसरे वाले पॉइंट का फ्लक्स डी ओमेगा से लिंक होगा, डेल्टा ओमेगा भी कह सकते हो आप, और अगर डेल्टा ओमेगा है तो एरिया भी होगा। तो ये आपका जो तीसरे नंबर का फार्मूला है ये वो फ्लक्स होता है जो इस पर्टिकुलर सॉलिड एंगल से लिंक होता है, मतलब इसी सॉलिड एंगल का जो करस्पॉन्डिंग एरिया उससे लिंक होगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट फार्मूला है वो ये है E इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा, जहां पर थीटा है एंगल बिटवीन वेक्टर E एंड एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर को हम कभी A से लिखेंगे तो कभी DA से लिखेंगे, दैट डिपेंड्स अपॉन द चॉइस। अगर छोटा सा एरिया है तो छोटे एरिया के एरिया वेक्टर को DA से लिखेंगे, और अगर एरिया छोटा नहीं है तो सिंपली फिर A से लिखेंगे। और इसके बाद एक फार्मूला और था E पर वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, इतने सारे फार्मूले इलेक्ट्रिक फ्लक्स में मिल चुके हैं। कोई फार्मूला अगर हमने छोड़ दिया हो तो आप बताइए भाई। आपके पास में अपने नोट्स हैं, कॉपी है, आपको लगता है कि हमने किसी फार्मूले को ड्रॉप किया है तो बता दीजिएगा। सारे फार्मूले हैं, कोई फार्मूला छूटा तो नहीं है? ठीक, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं इस फार्मूले पर आने वाली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की। तो कभी कभी तो गुड लक होगा, आपके सामने कोई इस तरीके का सिचुएशन नहीं आएगा जिसमें बहुत ज्यादा आपको एफर्ट्स करना पड़े। जैसे कि हमारे पास में क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है 20I कैप प्लस 30J कैप, और एरिया वेक्टर A बराबर है 3I कैप माइनस का 2J कैप। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और आपसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा हुआ है। तो आपके पास में फंडा है E डॉट एरिया वेक्टर। आप इस फंडे को क्यों सोच रहे हो? क्योंकि ये वाला फंडा जो लिखा हुआ है ये आपको यूज करना होता है, यूज इट जब E गिवन इन IJ के
और एरिया गिवन इन आई जे के। एक्चुअली जब हम ये कहते हैं कि एरिया गिवन इन आई जे के, तो उसका मतलब होता है कि एरिया वेक्टर है। एक्चुअली फिर वो एरिया वेक्टर है। अगर आपके पास में कुछ इस तरीके की सिचुएशंस आती है कि एक सेकेंड देखते हैं कौन है इस समय। तो मैं ये कह रहा था कि जब आपको एरिया आई जे के में दिया जाए तो समझ जाना कि वो एरिया वेक्टर है। तो इस क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल वे में गुड लक है आपका। ई भी आपको जो है दिया गया है, एरिया भी आपको दिया गया है। फार्मूला अप्लाई करिए, फाइव ई इज इक्वल टू 20 आई कैप प्लस 30 जे कैप डॉट 3 आई कैप माइनस का 2 जे कैप। और आपको पता है 11th स्टैंडर्ड के डॉट में आई के साथ और जे के साथ, तो ये दोनों मिलके 60 दे देंगे और ये दोनों मिल करके 23 से, और ये भी 60 आ गया। तो रिजल्ट आ गया आपका 0। यानी कि आंसर हो जाएगा कि लिंक होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 0। और कोई हमसे ये पूछे कि 0 इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या मतलब है, तो उसके कई सारे मतलब हो सकते हैं। जैसे कि एक मतलब तो यही हो सकता है कि उस एरिया से अगर 3000 लाइंस लीविंग होंगी और 3000 लाइंस एंटरिंग होंगी, तो आने वाला फ्लक्स और जाने वाला फ्लक्स मिलके क्या हो जाएगा 0। और भी कई सारे मतलब हो सकते हैं। ओवरऑल आंसर आ गया आपका 0। इस क्वेश्चन को कॉपी नहीं करना है, देखना है, समझना है। हम उन क्वेश्चंस पर जाने वाले हैं जहां पर ई आपको दिया जाएगा वेक्टर के फॉर्म में और एरिया आपको नहीं दिया जाएगा वेक्टर के फॉर्म में, और आपको एरिया का वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम्स, पीबी मींस प्रॉब्लम्स इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन इन IJK but area vector not given। लेकिन आपको जो एरिया वेक्टर है वो नहीं दिया जाएगा। एरिया वेक्टर नॉट गिवन, देन टू सॉल्व प्रॉब्लम वी डिटरमाइन एरिया वेक्टर। तो हम अपना पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं एरिया वेक्टर का पता करने में। सारे के सारे कॉन्सेप्ट लगा देते हैं एरिया वेक्टर्स के लिए। एंड फाइनली यूज फार्मूला। कौन सा फार्मूला? यही वाला, फाइव ई बराबर ई डॉट एरिया वेक्टर। इस ए का मतलब है एरिया वेक्टर। तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें ई तो हमको दिया जाता है लेकिन एरिया वेक्टर नहीं दिया जाता। तो चलिए इस तरीके की प्रॉब्लम से आज की क्लास की स्टार्ट करना था। पहला क्वेश्चन आपके लिए आज की क्लास का, ई दिया गया है 9i प्लस का 4j प्लस का 2k कैप, ये ई दिया गया है। आगे न्यूटन अपॉन कूलम यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को SI में निकाला गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमको दिया जा रहा है और हमसे ये भी पूछा गया कि फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पता लगाइए, जो कि लिंक है, किससे लिंक है? लिंक विद एरिया 40 मीटर स्क्वायर विच इज इन XY प्लेन। अब जो क्वेश्चन है उसको देखो, और जो आज की क्लास की स्टार्टिंग में जो नोट लिखा गया उसको देखो। नोट क्या लिखा है?
नोट लिखा है कि प्रॉब्लम इन विच ई गिवन इन आई जे के, यानी कि अगर मैं इसको एक बॉक्स में बंद कर दूं, इसका मतलब है कि ई हमको वेक्टर में दिया गया है, क्योंकि जो चीज आई जे के में दी जाती है वो वेक्टर होती है। तो ऐसी प्रॉब्लम जिसमें ई तो हमको वेक्टर में दिया गया है लेकिन एरिया वेक्टर नहीं दिया गया है, देन टू सॉल्व प्रॉब्लम वी डिटरमाइन एरिया वेक्टर। तो हमको फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एरिया वेक्टर बनाना पड़ेगा। एंड फाइनली यूज फार्मूला पिछली क्लास का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर ई डॉट एरिया वेक्टर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है और ये आपका एरिया वेक्टर है। तो जो ये नोट लिखा गया है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो आई जे के में है यानी वेक्टर में है, और मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पता लगाना है, उस एरिया से पता लगाना है जिस एरिया की वैल्यू 40 मीटर स्क्वायर है, और ये जो एरिया है वो एक्स वाई प्लेन में है। तो इस क्वेश्चन में एरिया वेक्टर नहीं दिया गया, तो कैसे क्वेश्चन करें सॉल्व? ध्यान देना, सॉल्व कैसे करेंगे क्वेश्चन, ध्यान देना इधर। और कहीं कोई डाउट हो तो जब आपसे पूछा जाए तो बताइएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिया गया है 9i प्लस 4j और प्लस 2k, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है। एरिया वेक्टर नहीं दिया गया है तो वी डिटरमाइन एरिया वेक्टर, हम एरिया वेक्टर का पता लगाएंगे। अब जब हम एरिया वेक्टर का पता लगाएंगे तो कैसे पता लगाएंगे? तो हमको पता है फंडा 11th स्टैंडर्ड का, और फंडा होता है कि वेक्टर बराबर वेक्टर की वैल्यू यानी कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और साथ में होता है यूनिट वेक्टर, साथ में होता है यूनिट वेक्टर। मुझे चाहिए एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर को हम ए से लिख रहे हैं, कभी कभी ए से कभी कभी एस से लिखेंगे। तो वेक्टर का नाम है एरिया वेक्टर। यहाँ पर है वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जब हम पहुंचे हैं तो हम लोगों ने एरिया वेक्टर को पढ़ा हुआ है। तो एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहाँ से आएगा? आंसर है एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड वही होता है जो एरिया की वैल्यू होती है। एरिया की वैल्यू कितनी है? 40, यही 40 एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। यहाँ पर 40 हो गया। अब यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर डायरेक्शन होता है। तो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। तो क्वेश्चन में जरा इस लाइन पे गौर करो, ये एक्स वाई प्लेन, ये जो 40 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है वो एक्स वाई प्लेन पर, एक्स वाई प्लेन। अगर आप समझो इस बात को तो मैं बोर्ड पर एक 3D बनाता हूं, जरा ध्यान देना, क्योंकि मुझे एक्स वाई प्लेन आपको दिखाना है। ये 3D डायग्राम बनाया मैंने। तो देखो ये तो हो गया तुम्हारा जेड एक्सिस, ये हो गया तुम्हारा एक्स एक्सिस, और ये हो गया तुम्हारा वाई एक्सिस। बी केयरफुल, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो जो हमारा एरिया है वो एक्स वाई प्लेन पर है, यानी कि एक्स वाई प्लेन तो ये है आपका, ये है एक्स वाई प्लेन। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा डॉटेड में कुछ ज्योमेट्री करके दिखाते हैं। ये तुम्हारा एक्स वाई प्लेन है। तो जो एरिया है वो एक्स वाई प्लेन पर पड़ा हुआ है। जब एरिया एक्स वाई प्लेन पर पड़ा हुआ है, इसको प्रैक्टिकल वे में भी थोड़ा समझ लें। ये आपका हो गया जेड एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, और ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया। देख ले, ये जेड एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस है। तो एक्स वाई प्लेन ये है। तो अपना जो एरिया है वो एक्स वाई प्लेन पर पड़ा हुआ है। तो
एरिया वेक्टर कैसा होगा, एरिया वेक्टर तो नॉर्मल होता है ना, तो एरिया वेक्टर या तो ऊपर की ओर होगा या नीचे की ओर होगा। तो अगर एरिया वेक्टर ऊपर की ओर होगा मतलब जेड एक्सिस के अलोंग होगा, और नीचे की ओर होगा तो माइनस जेड एक्सिस के अलोंग होगा। और अपने मन से जब कभी भी सिचुएशंस ऐसी होती है कि प्लस भी है और माइनस भी है, तो ऑलवेज वी कंसीडर द प्लस। तो ये आपका एक्स वाई प्लेन पर एरिया पड़ा हुआ है, और एरिया वेक्टर एरिया के साथ 90 बनाता है। जब तुम एरिया वेक्टर बनाओगे तो एरिया वेक्टर जब बनाओगे तो जेड एक्सिस के अलोंग होगा। नीचे भी बना सकते हो, बट जब चॉइस मिलती है तो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो एरिया वेक्टर जो है वो जेड एक्सिस की तरफ होगा। तो एरिया वेक्टर अगर जेड एक्सिस की तरफ होगा तो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो भी जेड एक्सिस की तरफ होगी, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जो काम करने वाला यूनिट वेक्टर है वो के कैप होता है। यूनिट वेक्टर में आ जाएगा के, यूनिट वेक्टर में आ जाएगा के कैप। ये सारी जो मैंने एफर्ट्स करी है इसलिए की है क्योंकि हम ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट टाइम बता रहे हैं, लेकिन फ्यूचर के लिए एकदम तैयारी करिए कि अगर कोई एरिया एक्स वाई प्लेन पर है तो उसके एरिया वेक्टर में के कैप आएगा। यानी ऐसे याद रखो, कैसे याद करो कि अगर एरिया इज इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन तो कौन छूट गया, जेड एक्सिस छूट गया, वहां से याद कर लो। यानी एरिया वेक्टर अलोंग द जेड एक्सिस, तो एरिया इज इन एक्स वाई प्लेन। फर्स्ट पॉइंट, एरिया इज इन एक्स वाई प्लेन, तो एरिया वेक्टर जो होगा अलोंग जेड एक्सिस, एरिया वेक्टर हमेशा जेड एक्सिस के अलोंग होगा। अभी हमने आपको डिस्कस करके दिखाया कि ऑलवेज जेड एक्सिस जा रहा है। और अगर एरिया जो है इज इन वाई जेड प्लेन, एक्स वाई वाई जेड, तो क्या रह गया, एक्स रह गया। तो जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में काम करने वाला जो यूनिट वेक्टर है वो आई कैप होता है। और अगर एरिया जो है इज इन जेड एक्स प्लेन, तो जो एरिया वेक्टर है वो होता है अलोंग द वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस का मतलब हो गया जे कैप। मतलब मेरा ये कहने का ये है, अगर इस क्वेश्चन में हम ये बदल दें, हम यहां पर बोल दें कि एरिया जो है वो जेड एक्स प्लेन पर है। अब जब एरिया जेड एक्स प्लेन पर है तो चलो 3D एक बार फिर से बनाते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस था, ये आपका जेड एक्सिस था, और ये आपका वाई एक्सिस था। ये देखिए तीनों लोग दिख रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। एरिया जेड एक्स प्लेन पर है तो ये जेड और ये एक्स, यानी एरिया ये है। और जब एरिया ये है तो नॉर्मल जब बनाओगे तो ये इधर भागेगा, यानी वाई एक्सिस के अलोंग जाएगा। इधर भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है। जब अपने को चॉइस मिलती है तो हमेशा प्लस लेते हैं। एरिया वेक्टर कहाँ जा रहा है, वाई एक्सिस पर जा रहा है, तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, जे है। सिमिलरली आप सभी को याद रखेंगे। तो फिलहाल हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूरी डिटेल में डिस्कशन दिया। अब आप देखिए एरिया वेक्टर तुम्हारे पास आ चुका है आफ्टर द हार्ड वर्क, और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया ही गया है। तो लीजिए भैया, फ्लक्स का फार्मूला लगाया E डॉट एरिया वेक्टर, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है 9I कैप प्लस 4J कैप प्लस 2K कैप, और डॉट में हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन में ये एक्स वाई प्लेन लिखा था तो करेक्शन कर लें दोबारा से। और एरिया वेक्टर है 40K कैप, डॉट प्रोडक्ट में आई के साथ, जे के साथ और के के साथ, तो सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा के साथ 80 आ जाएगा, और सारा कैलकुलेशन क्योंकि एसआई में है तो फ्लक्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम।
देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूटन बाई कूलम में हो गया और एरिया मीटर स्क्वायर हो गया, तो एसआई यूनिट इसका जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, इसका आंसर हो गया ए। तो कई सारी प्रॉब्लम अभी आपके पास आने वाली हैं जिसमें आपको एरिया वेक्टर बहुत हार्ड वर्क करके निकालना पड़ेगा। इसमें कहीं किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है इस क्वेश्चन में। ये जो याद करने वाली बातें हैं ये बहुत अच्छे से समझ लेना, हमेशा के लिए याद रखना। कभी कभी हमारा काम इन याद करने वालों से भी नहीं चलेगा, लेकिन जब प्रॉब्लम आपकी कंपैरेटिवली थोड़ा सा हल्की फुल्की होगी तो ये जो याद करने वाले पॉइंट्स हैं उससे आपका काम चल जाएगा। तो आप क्या करें, अभी इसको नोट करें, यहां से स्टार्ट करें, यहां से स्टार्ट करें, ये पूरा नोट करें, यहां तक आ जाए, यहां तक आइए जल्दी से। क्वेश्चन अभी न्यूमेरिकल नोट ना करें, न्यूमेरिकल बात नोट करना कि ऐसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आज की क्लास में स्टार्टिंग में ही ऐसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ली जा रही हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो आई जे के में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो आई जे के में है, लेकिन एरिया वेक्टर हमें हार्ड वर्क करके बनाना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन जिसमें हमने एरिया वेक्टर बनाया, यहां तक आप आइएगा। ये जो याद करने वाली बातें हैं इसको थोड़ा सा और अपडेट करके हम लिखेंगे, तो उसको जब लिख लेंगे आप तो हमेशा के लिए फिर याद रखना। यहां तक आइएगा, जब लिख लेना तो बता देना भाई सभी लोग। इस क्वेश्चन में तुमने एरिया वेक्टर लॉजिकल तरीके से निकाला, लेकिन जो स्मार्ट वर्क है वो ये है भाई, और ये स्मार्ट वर्क कॉन्सेप्ट के साथ ही है, तो हमेशा के लिए इसको याद रखना भाई, याद कर लेना। क्या है स्मार्ट वर्क? कि जो गिवन एरिया है, गिवन एरिया इज इन, और ये एरिया वेक्टर इज इक्वल टू, तो अगर आपके पास में जो गिवन एरिया है वो एक्स वाई प्लेन पर है, एक्स वाई प्लेन पर अगर आप एक क्वेश्चन ऐसा देखते हैं जहां पर कोई एरिया एक्स वाई प्लेन पर है, तो एरिया वेक्टर ए बराबर हो जाएगा एरिया वैल्यू, जो एरिया की वैल्यू है वो लिखो, और देखो एक्स वाई प्लेन तो कौन रह गया, जेड एक्सिस, जेड एक्सिस याद दिलाता है के कैप, एरिया वेक्टर हो जाएगा एरिया वैल्यू साथ में के कैप। अगर आपके पास में एरिया जो है वो एक्स वाई प्लेन पर नहीं है, वाई जेड प्लेन पर है, तो एरिया वेक्टर बराबर हो जाएगा एरिया वैल्यू, और देखो वाई जेड तो कौन रह गया, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस याद दिलाता है आई कैप की, तो यहाँ पर आई कैप हो जाएगा, और एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, और अगर एरिया आपका जेड एक्स प्लेन पर है तो एरिया वेक्टर बराबर एरिया वैल्यू, और देखो यहाँ पर जेड एक्स तो कौन रह गया, वाई, वाई याद दिलाता है जे कैप, तो ये रहा जे कैप। अब देखिए ये जो याद कर लेने वाली जो बात आपसे की जा रही है ये लिमिटेड ही है। मान लीजिए कोई एरिया ना तो एक्स वाई प्लेन पर है, ना ही वाई जेड प्लेन पर है, ना ही जेड एक्स प्लेन पर है, अब क्या करेंगे? तो आंसर है अब हमारा इससे काम नहीं चलेगा, तो हमें उस क्वेश्चन में एरिया वेक्टर निकालने के लिए और थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा और एफर्ट्स करना पड़ेगा। लेकिन जो आदत है, जो क्वेश्चन अभी बहुत फ्लो में आते हैं एग्जाम में, उनमें आप देखोगे कि या तो एरिया एक्स वाई प्लेन पर होगा, या फिर वाई जेड प्लेन पर होगा, या फिर जेड एक्स प्लेन पर होगा। तो फिलहाल आप इनको नोट करिए, और इसके बाद जो क्वेश्चंस हम बोल रहे हैं उनको
उनके आंसर आप हमें दीजिए। तो लिखो भाई इस क्वेश्चन का आंसर। मुझे क्वेश्चन बोर्ड पे लिखने देना, आप क्वेश्चन कॉपी मत करना, आप उस तरफ से आंसर दे देना मुझे। ये रहा क्वेश्चन कि ई की जो वैल्यू है दैट इज माइनस का 200 आई के प्लस का 400 जे के, और जो एरिया है दैट इज 10 मीटर स्क्वायर इज इन वाई जेड प्लेन, और पूछा जा रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मुझे आंसर चाहिए, मुझे इस क्वेश्चन का केवल आंसर चाहिए, कॉपी नहीं करना है आपको ये क्वेश्चन। कितना, क्या आंसर है? क्लियरली सुन नहीं पाए हम, क्या आंसर आपने बताया? माइनस का 2000 सॉरी, माइनस का 2000। किसी को इसमें कोई करेक्शन करना है या यही आंसर सभी के लिए? बिल्कुल सही है, माइनस का 2000। कैसे किया होगा वो आपने अपनी कॉपी में किया होगा। ई डॉट एरिया वेक्टर होता है, तो ई की वैल्यू है माइनस का 200 आई के प्लस का 400 जे के, और एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? एरिया वेक्टर हो जाएगा 10 आई के, जो अभी अभी लर्निंग वाला पॉइंट आपको बताया था कि अगर कोई एरिया वाई जेड प्लेन पर है तो एरिया वेक्टर हो जाएगा एरिया वैल्यू साथ में आई के। तो ये आई डॉट में आई के साथ में मल्टीप्लाई करेगा तो ये 2000 आ जाएगा। नथिंग से स्पेशल, तो ऑलवेज कंसीडर कि फिजिक्स में जो कैलकुलेशन की गई है वो एसआई में की गई है। इस तरीके के हल्के फुल्के क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे जिसमें आप एरिया वेक्टर को खुद बनाएंगे। अब चलते हैं थोड़ा सा अपडेटेड क्वेश्चन की तरफ। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस अभी हमने किए, आपको जो तरीका बताया, ये सब हैबिचुअल हो चुके हैं, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। थोड़ा सा अपडेटेड क्वेश्चन इस तरीके का होगा, तो यहाँ कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, यहाँ क्वेश्चन भी देखेंगे। हमारे पास में है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 3I कैप माइनस का 4J कैप प्लस का 8K कैप। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with parallelogram whose adjacent sides represented by vector I plus 2j minus का 3k है कॉमा 3i plus का 4j minus का 2k है रेस्पेक्टिवली। ये थोड़ा सा अपडेटेड क्वेश्चन है। तो यानी हम किस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं? हम उस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं जहां पर आपको पैरेललोग्राम दिया जाएगा, पैरेललोग्राम दिया जाएगा। तो आपको ये पैरेललोग्राम दे दिया गया है और इस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड में फिट होने वाले वेक्टर्स दिए गए हैं। एक वेक्टर ये है जो पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड में फिट हो जाता है और दूसरा वेक्टर ये है जो कि फिट हो जाता है। चलो इस वेक्टर को कुछ नाम दे देते हैं। ये जो i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 3k कैप है, इसको स्मॉल a नाम दे दिया और दूसरे वाले को स्मॉल b नाम दे दिया। ये वो दो वेक्टर हैं जो पैरेललोग्राम की साइड में फिट होता है, एडजेसेंट साइड में। एडजेसेंट यानी अगल बगल, तो ये और ये हो सकती हैं, ये और ये हो सकती हैं, जो भी आपको लगता हो। हमने ए ले लिया, ये बी ले लिया। मुझे इससे लिंक होने वाला फ्लक्स चाहिए। तो अगर इससे लिंक होने वाला फ्लक्स चाहिए तो ई तो तुमको IJK में दिया गया है, तो एरिया वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो सवाल अब यहाँ पर ये है कि पैरेललोग्राम का एरिया वेक्टर कैसे निकाला जाता है। पैरेललोग्राम का एरिया वेक्टर कैसे निकलता है? तो जिन लोगों को ये पता होता है कि पैरेललोग्राम का एरिया वेक्टर ऐसे निकलता है,
उनके लिए ये क्वेश्चन आसान है। अगर आपको पता है तो आप मुझे बताइए, फिलहाल जरा इसको नोट करिए, स्पेस हमको दीजिए। और अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा कि हाउ यू डिटरमाइन द एरिया वेक्टर ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब देखिए इस क्वेश्चन में केवल एक ही मुद्दा है कि इस पैरेललोग्राम का एरिया वेक्टर निकलेगा कैसे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो हमारे पास है ही। अगर ये पता हो जाए कि पैरेललोग्राम का एरिया वेक्टर कैसे निकलता है, जिन लोगों को ये याद आ गया है कि कैसे निकलता है अच्छी बात है, जिनको याद नहीं आया है उनको याद दिलाएं कि अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम है और उसकी दो एडजेसेंट साइड में वेक्टर फिट होता है, एडजेसेंट अगल बगल, ये और ये हो सकती है, ये और ये हो सकती है। मान लेते हैं ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, तो पैरेललोग्राम का एरिया वेक्टर बराबर होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इन एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स, ये जो एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए। एरिया वेक्टर को हम कैपिटल ए से लिख रहे हैं तो कैपिटल ए बराबर हो जाएगा ए क्रॉस बी, ये क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए। अगर तुमने मॉड लगा दिया तो वैल्यू आ जाएगी, तो मॉड मत लगाना, दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए तो एरिया वेक्टर आ जाएगा। अच्छा, दूसरा एक और अप्रोच हो सकती है, उसके लिए भी तैयार रहिए। कभी कभी पैरेललोग्राम होता है और डायगोनल्स के वेक्टर्स पता होते हैं, एक ये डायगोनल है और इसका वेक्टर d1 पता है, और एक ये डायगोनल है, इसका वेक्टर d2 पता है। अगर तुमको पैरेललोग्राम के डायगोनल्स के वेक्टर्स पता है तो एरिया वेक्टर A बराबर होगा हाफ दोनों डायगोनल्स का क्रॉस प्रोडक्ट d1 क्रॉस d2। अलर्ट रहिए, मॉड नहीं लगाना है, मॉड लगा लिया तो वो वैल्यू बन जाएगी। तो ये रहे आपके एरिया वेक्टर निकालने के तरीके इन केस ऑफ द पैरेललोग्राम। जो क्वेश्चन मेरे सामने है तो वहां पर एरिया वेक्टर एडजेसेंट साइड है तो A क्रॉस B। मैंने क्वेश्चन रफ कर दिया, जरा मुझे बताइए कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालते समय मैं डिटरमिनेंट्स बना लेता हूं, IJ के लिख देता हूं। पहले A है तो A कितना था जरा बता देना, A की वैल्यू कितनी थी, I कैप प्लस 2J कैप माइनस 3 K कैप। B कितना था, 5I कैप माइनस 3J कैप प्लस 2K कैप। तो ये आपके एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर थे। देखो मैंने सही लिखा है कि नहीं, क्या था 3I कैप माइनस 4J कैप और माइनस 2K कैप। अब सही लिखे दोनों वेक्टर्स। अरे यार मैंने क्यों रफ कर दिया भाई, सब अलग अलग बता रहा हूँ। 4J कैप माइनस 2K कैप। अब सही है। अब आप देखिए कि आपको अपने पैरेललोग्राम के एडजेसेंट वेक्टर्स पता ही हैं, एरिया वेक्टर निकाल लिए जाए। पहले A है तो I के साथ 1 है, J के साथ 2 है और K के साथ -3 है और B में 3 है, 4 है और -2 है। और अब आप स्टूडेंट हो क्लास 12 के, तो इस रिजल्ट को सीधे सीधे सॉल्व करिए। 2 2 4 माइनस का 4 और प्लस का 12 आएगा 8, माइनस J कैप -2 प्लस का 9 ये आएगा 7 और प्लस का K कैप। अगर आप इसको भी उतना ही टाइम लगा के सॉल्व करते हो जितना आप अभी 11th स्टैंडर्ड्स में जब बिल्कुल बिगनिंग में
थे उस समय सीख रहे थे, तो फिर कोई फायदा नहीं। 4 1 जा 4, 3 2 जा 6 माइनस कर दो। एरिया वेक्टर मैंने बहुत जल्दी से निकाला है, हो सकता है हमसे कोई गलती हुई हो, आप अपना जो है बाद में क्रॉस चेक कर लेना। एरिया वेक्टर आ गया, और जैसे ही आपके हाथ एरिया वेक्टर लग गया तो फिर ये क्वेश्चन मामूली हो गया, वीआईपी नहीं रह गया, क्योंकि ई की वैल्यू दी गई है 3i 4j प्लस का 8k, और एरिया वेक्टर है 8i माइनस का 7j माइनस का 2k का। तो ये आया आपका i के साथ प्रोडक्ट करेगा 8 3 जा 24, j के साथ प्रोडक्ट करेगा 28, k के साथ में मल्टीप्लिकेशन करेगा 16। तो 8 4 30, 8 4 12, 2 2 4 5 2, 16 6 एंड 4 1 3 36 आंसर है। अगर मैंने कैलकुलेशन में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं करी है तो फिर ये आंसर सही है। मैंने कॉन्सेप्ट में कहीं कोई गलती नहीं करी है, ये बात पक्की है। और मेरा काम केवल यहाँ पर यही देखना है, चेक करना है, बताना है आपको कि कॉन्सेप्ट ये है। अब इस तरीके के 10 क्या 10,000 क्वेश्चन आ जाए, बार बार क्वेश्चन में पैरेललोग्राम होगा और उस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड में वेक्टर्स फिट हो जाएंगे, और कभी कभी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स में वेक्टर फिट हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड IJK में दिया जाएगा, एरिया वेक्टर तुमसे पूछा जाएगा, सॉरी एरिया वेक्टर तुमसे निकालने को कहा जाएगा इनडायरेक्टली, क्योंकि फ्लक्स निकालने के लिए तुम्हारे पास फंडा ये होगा और इस फंडे में एरिया वेक्टर चाहिए। तो मोस्ट वांटेड जो एरिया वेक्टर है वो आप कैसे निकालोगे वो हमने यहाँ पर सीखा है। नोट कर सकते हैं आप, इस क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं। एक अपडेट आपको और दे दिया गया कि पैरेललोग्राम का एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं। दो रास्ते होते हैं, दो तरीके होते हैं। अगर एडजेसेंट साइड के वेक्टर्स दिए गए हैं तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए, और अगर डायगोनल्स वेक्टर दिए गए हैं तो फिर ये वाला फंडा हाफ डायगोनल्स का क्रॉस प्रोडक्ट। अगर ट्राइंगल की एडजेसेंट साइड के वेक्टर्स पता है तो, जैसे ये ट्राइंगल है और इसकी इस साइड में फिट होने वाला वेक्टर स्मॉल a है और एडजेसेंट साइड में फिट होने वाला वेक्टर स्मॉल b है। एडजेसेंट में ये भी आ सकता था, जो आप चाहें वो ले सकते थे। तो किसी ट्राइंगल का एरिया वेक्टर कैसे निकलता है, तो ट्राइंगल का एरिया वेक्टर इज इक्वल टू होता है a बराबर हाफ a क्रॉस b, यानी दोनों एडजेसेंट साइड्स के जो वेक्टर्स हैं उनके क्रॉस प्रोडक्ट में हाफ शामिल कर लीजिए। तो अब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वो प्रॉब्लम्स भी कर पाएंगे जहां पर एरिया ट्राइंगल जैसा होगा। और अभी आपने देखा कि पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन हमने किया, इसको भी अपडेट करें और कंप्लीट करें। कई सारे अब क्वेश्चंस मिलेंगे, मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस का कोई रोल नहीं रह जाएगा। ओवरऑल उस प्रॉब्लम पर जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड IJK में दी जाती है और हमसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो दी जा रही है IJK में और हमसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एरिया वेक्टर गायब है, हमें निकालना पड़ता है। तो पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स उस पर आ जाती हैं जिसमें कभी एरिया XY प्लेन पर पड़ा होता है, कभी एरिया YZ प्लेन पर होता है, कभी एरिया जो है ZX प्लेन पर होता है। तो उन प्रॉब्लम्स को कैसे डील करते हैं, एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं, ये हमने सीखा। फिर अगर क्वेश्चन में हमारे पास पैरेललोग्राम है और अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो पैरेललोग्राम का एरिया वेक्टर निकालने के दो रास्ते बता दिए। और एक तीसरा है कि अगर अपने पास में ट्राइंगल है और ट्राइंगल का एरिया वेक्टर निकालना पड़ा तो कैसे निकालेंगे। ये जितनी बातें आपने सीखी हैं उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल वाली अब आपके सामने आएंगी। हटाएं इसको। यस सर। ये तो था आज की प्रॉब्लम में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की प्रॉब्लम में इस तरीके के क्वेश्चंस कर लेंगे। अब जो क्वेश्चंस और हैं वो बहुत आसान होंगे, जैसे ये देखो हल्के फुल्के क्वेश्चंस। तो
इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है 20 न्यूटन पर कूलम, एरिया दिया गया है 60 मीटर स्क्वायर। फाइंड फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा गया है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू दी जा रही है। तो फंडा होता है E इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा, ये फंडा होता है। ये E क्या है, ये वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और ये भी एरिया की वैल्यू होती है। थीटा तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच बनने वाला एंगल। तो यहाँ पर E की वैल्यू है 20, एरिया की वैल्यू है 60, और कभी अगर थीटा ना दिया जाए, पहले भी बात हुई थी इसके बारे में, तो हमेशा 0 ले लेते हैं। दिया गया तब तो कोई बात ही नहीं। cos 0 1 हो गया, 6 2 1200 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ऑलवेज काउंट द की नथिंग से स्पेशल, तो हमेशा SI में चलना चाहिए। जरा इस क्वेश्चन को देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ये चलो ऐसे बनाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है 100 न्यूटन पर कूलम, और ये एरिया है। तुमने कहा सर ये तो लाइन हमें दिख रही है, हमने कहा ठीक है लाइन दिख रही, लेकिन मैं इस लाइन का मतलब ये एरिया है। तो ये कोई एरिया है जो कि एक लाइन से यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है, और एरिया जो है दैट इज 10 मीटर स्क्वायर। और ये जो एरिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। देखो ना, आप ऑप्टिक्स में भी कई बार लाइनों से एरिया बना चुके हो। मिरर तो एक एरिया वाली चीज होती थी ना, लेकिन जब आप प्लेन मिरर बनाते थे तो एक सिंपल लाइन बना देते थे। तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन का स्कोप है नहीं। ये जो डॉटेड लाइन है, दैट डॉटेड लाइन इज एरिया, ये कोई एरिया है, और ये एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से 60 का एंगल बना रहा है। और फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर से हमने सॉल्व किया। फाई बराबर E की वैल्यू, एरिया की वैल्यू, और साथ में कॉस थीटा। E की वैल्यू तो यहाँ 100 है, एरिया की वैल्यू यहाँ पे 10 है, एंड व्हाट इज थीटा? से समथिंग अबाउट थीटा। थीटा यहाँ पर थीटा यहाँ पर 60 है। और कोई करेक्शन? ये सभी लोगों को लगता है कि 60 ही है। 60 नहीं है। तुम लोग जो है इस फार्मूले में थीटा को क्या कहते हो, जरा ये बताओ। व्हाट इज थीटा? व्हाट इज थीटा? थीटा का नाम क्या है? थीटा है एंगल बिटवीन E ऊपर वेक्टर लगाया एंड A ऊपर वेक्टर लगाया। थीटा 60 नहीं है भाई। E यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर वाला है और ये एरिया वेक्टर वाला है। तो ये एरिया दिया गया है। एरिया का जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा क्या होता है? उसके साथ 90 बनाता है। तो जो एरिया का एरिया वेक्टर होगा, ध्यान देना इस एरिया वेक्टर को, वीआईपी तरीके से थोड़ा बनाते हैं इस एरिया वेक्टर को, ध्यान दें। ये जो एरिया वेक्टर होगा, ये देखो एरिया वेक्टर हमेशा एरिया से 90 बनाता है। एरिया वेक्टर हमेशा एरिया से 90 बनाता है। तो एरिया वेक्टर ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये रहा, ये वाला एंगल थीटा होगा, जो कि कितना होगा? 30 नहीं, कितना? 30। तो 60 तो नहीं, 30। अच्छा, अगर तुम एरिया वेक्टर नीचे बना लेते, डायरेक्शन को नीचे ले लेते, क्योंकि यहाँ तो तुम्हारी चॉइस पे डिपेंड करेगा ना कि एरिया वेक्टर का एरो इधर लगाए या नीचे लगाए। जो लोग नीचे लगाते तो देखो उनका थीटा कितना होता? उनका थीटा होता 90 + 60, 90 + 60 यानी कि 150। तो जिन लोगों का आंसर थीटा की वैल्यू 150 होती, उनके फ्लक्स का आंसर नेगेटिव में आता, और जिनका थीटा यहाँ पे 30, उनका फ्लक्स का आंसर प्लस में आएगा। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2, तो 500 √3 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन। तो कभी कभी
देखो हल्के फुल्के क्वेश्चन भी किस तरीके से बेहतर हो जाते हैं। तो अब आप इन क्वेश्चंस को नोट मत करिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस भी किए हैं और यहाँ मैंने सोल्यूशन भी किया। एरिया वेक्टर हमने बनाया, पहले दिया नहीं था, तो इसलिए समझने की कोशिश करिए। और एक नया क्वेश्चन करते हैं जिसको आप ट्राई करिए। ये रहा आपके लिए क्वेश्चन। ये एक एरिया है और ये है 200 मीटर स्क्वायर का ये एरिया है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन दिख रही है आपको, और ये हॉरिजॉन्टल है इस समय आपके लिए, हॉरिजॉन्टल है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 20 न्यूटन पर कूलम की है। Find electric flux. Now waiting for answer. Electric flux चाहिए। फंडा तो वही हमें याद आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई है, एरिया की भी वैल्यू दी गई है, और कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर है कितनी? 20। एरिया की वैल्यू है यहाँ पे 200। And what do you think about theta? Theta क्या है? क्या है थीटा? थीटा की वैल्यू कितनी? थीटा की वैल्यू बताओ कितनी है? जीरो लेंगे। जीरो क्यों लेंगे भाई? थीटा होता क्या है? थीटा होता है ई वर्सेस एरिया वेक्टर। ई तो तुम्हें दिख रहा है। एरिया वेक्टर कैसा होता है? एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के साथ नॉर्मल होता है। ये एरिया है, तो इस एरिया पे नॉर्मल बनाओ। ये देखो, ये एरिया वेक्टर आ गया। जो तुमने जीरो वाला क्वेश्चन किया था उसमें तो कोई पिक्चर नहीं दिख रही थी। तो जब कोई पिक्चर ही नहीं दिख रही है तो थीटा क्या लें? ऑलवेज जीरो। बट यहां पर तो मैनेज हो सकता है ना। एरिया तुम्हारा ये है, लाइनें बनाई है मैंने इस पर। ये हॉरिजॉन्टल है, क्वेश्चन ने लिखा है। एरिया ये है। एरिया वेक्टर हमेशा एरिया से 90 बनाता है, तो 90 पर एरिया वेक्टर बना दिया। अब ये एंगल होगा, जीरो तो नहीं होगा। तो यहां पर थीटा दिया ही नहीं गया, बट थीटा जीरो नहीं है, ये बात भी पक्की है। यहां पर थीटा, यानी यहां लिखो, इन दिस प्रॉब्लम थीटा नॉट गिवन, बट आल्सो इट इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। बट ये मत सोचो कि सिर्फ जीरो, ये तो कंफर्म दिख रहा है मुझे कि थीटा की वैल्यू जीरो तो नहीं है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा कैन नॉट डिटरमाइन, क्योंकि जो चीजें हमें चाहिए वो हमें यहाँ पर पूरी तरीके से नहीं दी जा रही है। ये तो हो गया एक क्वेश्चन। अब सपोज कर लो इस क्वेश्चन में मैं आपको ये वाला एंगल 60 दे देता, अगर दे देता तो फिर यही सेम क्वेश्चन होता। तो तुम्हारा ये एंगल 60 था, तो अपने काम का थीटा कितना होता? 30। तो यहाँ पर रखते 30। अब आंसर कुछ ना कुछ आ जाता। तो बी केयरफुल अबाउट इट कि आपको थीटा के लिए कभी कभी संघर्ष करना पड़ेगा। जब चॉइस होती है कि हम नॉर्मल अपवर्ड में बनाएं या नीचे की तरफ बनाएं, तो ऑलवेज गो फॉर द अपवर्ड। तो हम अपवर्ड का नॉर्मल बना रहे थे, यानी कि एरिया वेक्टर बना रहे थे। यहाँ पर हो गया 4000 और साथ में cos 30 √3/2, ये आ गया 2000 होते। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो अब आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप उनको देखें और क्वेश्चंस करें। तो वो दोनों ही फार्मूलों पर जो क्वेश्चंस हमें बताने थे, इसके भी क्वेश्चन बड़े बढ़िया हो जाते हैं जब आपके सामने एक डायग्राम अप्रोच भी होती है, तब बढ़िया क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अब आप क्वेश्चंस आप देखेंगे और करेंगे तो पूछेंगे हमसे। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन क्या है आपके लिए।
अब हम देखते हैं कि गॉस लॉ क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज तो पहले ये देख लेते हैं कि ये होता क्या है, और फिर नेक्स्ट वाली क्लास में ये जानेंगे ये गॉस लॉ कब हमारे लिए काम करता है, किन किन कंडीशंस पर ये काम करता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का गॉस लॉ क्या है। पहला स्टेटमेंट है इसका, स्टेटमेंट 1। तो स्टेटमेंट 1 क्या है? किसी भी क्लोज बॉडी से लिंक होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसी भी क्लोज बॉडी से लिंक होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है 1/ε0 इंटू टोटल चार्ज encloses by body, encloses by body। phi e बराबर 1/ε0 इंटू में सिग्मा। ये कहता है गॉस लॉ। स्टेटमेंट फिर सुनिएगा, किसी भी क्लोज बॉडी से लिंक होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है 1/ε0 इंटू वो टोटल चार्ज जो बॉडी के अंदर बंद है। स्टेटमेंट जरा लिख लिया जाए कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद क्लोज बॉडी। तो याद रखना कि इसमें जो है गॉस लॉ में क्लोज बॉडी है, और क्लोज बॉडी हम बता चुके हैं, ओपन और क्लोज सरफेसेस क्या होती है बता चुका। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद क्लोज बॉडी ऑलवेज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल encloses charge by body, encloses charge by body। ये है आपका गॉस लॉ का स्टेटमेंट। जरा इस स्टेटमेंट को हम लोग एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये अपने पास में क्लोज बॉडी है, ये चार्ज है आपका 6 कूलम का, ये चार्ज है -20 कूलम, ये चार्ज है +10 कूलम, ये चार्ज है 4 कूलम, ये चार्ज है 2 कूलम, ये है -8 कूलम, ये है +3 कूलम। और पूछा गया है कि इससे लिंक होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए। तो क्योंकि गॉस लॉ का स्टेटमेंट सामने लिखा हुआ है तो सीधे आंसर दे पाएंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद क्लोज बॉडी होगा 1/ε0 इंटू, यहाँ पर वो चार्ज लिया जाता है जो बॉडी के अंदर बंद है। बॉडी के अंदर कुल कितना चार्ज बंद है? प्लस में देखो तो 3 और 2 6, और 6 से 8 हो गया, प्लस करोगे तो -2 आएगा, ये आ गया -2 कूलम। अब phi e बराबर 1/ε0 की वैल्यू तुम्हें याद है 1.13 10⁻11 इंटू -2। ये जो फ्लक्स है वो नेगेटिव में आ जाएगा, एंड वी हैव वेल नोन सिचुएशन कि नेगेटिव का मतलब होता है, नेगेटिव में फ्लक्स आने का मतलब होता है ये फ्लक्स अंदर जा रहा है, और प्लस का मतलब होता है बाहर आ रहा है। तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं कि नेगेटिव आंसर का क्या मतलब है। कुल मिलाकर के इस फ्लक्स की कैलकुलेशन में मुझे इस 6 कूलम को नहीं काउंट करना है, मुझे इस 20 कूलम को काउंट नहीं करना है, मुझे 4 कूलम को काउंट नहीं करना है, मुझे 10 कूलम को भी काउंट नहीं करना है। तो ये है आपका गॉस लॉ जिसका कि स्टेटमेंट लिखा हुआ है, और अब बारी है इसको प्रूफ करने की। तो स्टेटमेंट आप लिख लीजिए और इसको जल्दी से फटाफट प्रूफ किया जाए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का गॉस लॉ क्या कहता है? सभी लोगों ने नोट कर लिया? यस सर। चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं, यानी प्रूफ करके दिखाते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हमने एक क्लोज बॉडी ले ली,
ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2, दिस इज Q3, दिस वन इज Q4, Q5। ये चलिए अभी हम लोग जो है बाहर चार्ज लेते ही नहीं है, सारे के सारे चार्ज अंदर ही ले लेते हैं। और ये क्लोज बॉडी है, क्लोज बॉडी। तो क्लोज बॉडी के पास में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो Q1 की वजह से भी होगा और Q2 की वजह से भी होगा और Q3 की वजह से होगा। तो phi1 जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, phi1 इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और ये है ड्यू टू Q1 चार्ज। इस क्लोज बॉडी से लिंक होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q1 की वजह से भी होगा, Q2 की वजह से भी होगा, Q3 की वजह से भी होगा। तो हमने ये सोच लिया कि phi1 जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो Q1 की वजह से है और phi2 जो है वो Q2 की वजह से है और phi3 वैल्यू इलेक्ट्रिक फ्लक्स की है वो Q3 की वजह से है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? phi1 प्लस phi2 प्लस phi3 और आगे ध्यान देना phi बराबर। अब phi1 क्या होगा? तो phi1 होगा इंटीग्रेशन क्लोज वाला, इंटीग्रेशन क्लोज वाला। और आगे बस समझ पा रहे हैं ना बात को कैसे? भाई आपको सॉलिड एंगल बताया गया था, अभी आप थोड़ी देर के लिए Q2 और Q3 को भूल जाइए। तो Q2 और Q3 को भूल जाइए, इसको इक्वेशन 1 डाल के छोड़ देते हैं। केवल हम phi1 की बात करते हैं, फॉर phi1। अब हम Q2 को भूल चुके हैं और Q3 को भूल चुके हैं। तो इस क्लोज बॉडी से लिंक होने वाला फ्लक्स क्या होगा? तो हमने क्या किया कि इस क्लोज बॉडी में छोटा सा एलिमेंट्री एरिया ले लिया, ये छोटा सा एलिमेंट्री एरिया दैट इज डी, और ये पता किया कि इस छोटे से एलिमेंट्री एरिया ने Q1 पर कितना सॉलिड एंगल बनाया। मान लेते हैं वो d ओमेगा 1 है, मान लेते हैं वो d ओमेगा 1 है। सिमिलरली जब हम नेक्स्ट उस पर आएंगे तो यही छोटा सा एलिमेंट्री एरिया Q2 पर कितना सॉलिड एंगल बना रहा है, मान लिया वो d ओमेगा 2। फिर और आगे चले थे तो यही आपका एलिमेंट्री एरिया Q3 पर कितना सॉलिड एंगल बना रहा है, सपोज कर लिया वो d ओमेगा 3। तो अभी इस बड़े एरिया को नहीं लिया हमने, इस पूरी क्लोज बॉडी को नहीं लिया हमने, उसका एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया लिया dA और ये पता किया कि इस dA ने Q1 पर कितना सॉलिड एंगल बनाया है, वो d ओमेगा 1 है। तो फ्लक्स क्या होगा d ओमेगा 1 से? तो हमारे पास में छोटा सा फ्लक्स होगा d phi1 इज इक्वल टू, आपको पता ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में चार्ज और लिखते थे d ओमेगा। भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की फार्मूला लिस्ट में एक फार्मूला आपको मिला था, यहाँ पे d लगा दिया क्योंकि ये छोटा सा सॉलिड एंगल है तो जो फ्लक्स काउंट होगा वो भी छोटा सा ही होगा। लेकिन Q1 से जनरेट होने वाला जो टोटल फ्लक्स है वो phi1 है। तो phi1 कैसे निकलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ d phi1, क्लोज का साइन लगाएंगे तो यहां से phi1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में Q1 और ये d ओमेगा, क्लोज इंटीग्रेशन। phi1 बराबर हो जाएगा, भाई इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट तो रहता ही नहीं है, कभी भी बाहर आ जाएगा, और ये देखिए d ओमेगा 1। अब वो जो सॉलिड एंगल थ्योरम थी वो यहां पर काम आएगी। phi1 बराबर Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अकेले d ओमेगा 1 का नाम क्या है? छोटा सा सॉलिड एंगल। दिस d ओमेगा 1 इज छोटा सा सॉलिड एंगल फॉर बाय छोटा सा एरिया ओवर द Q1। तो इंटीग्रेशन ऑफ d ओमेगा 1 का नाम क्या है? पूरा सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल की थ्योरम कहती है कि कोई भी क्लोज बॉडी अपने अंदर किसी भी पॉइंट पर टोटल सॉलिड एंगल बनाती है 4 पाई। तो ये 4 पाई हो जाएगा इस इंटीग्रेशन की वैल्यू। 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। देखो phi1 की वैल्यू आ गई Q1/एप्सिलॉन। ये phi1 मिल गया भाई,
ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। थोड़ा एग्जामिनर को इंप्रेस करना है तो फाई 2 के लिए भी कैलकुलेशन कर दो, फिर फाई 3 सिमिलरली ले लेना। तो बात करते हैं फॉर फाई 2 की बात करते हैं। तो आप लिखोगे डी फाई 2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में Q2 और डी ओमेगा 2। बिल्कुल वही सेम अप्रोच कि इस छोटे से डीए ने Q2 पर डी ओमेगा 2 बनाया है, लिंक फ्लक्स छोटा सा लिखा हुआ, टोटल फ्लक्स की आप बात करोगे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डी फाई 2, क्लोज इंटीग्रेशन का साइन। यहाँ पे आएगा फाई 2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में Q2 ये डी ओमेगा 2। फाई 2 इज इक्वल टू Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी ओमेगा 2 वंस अगेन कि पूरी क्लोज बॉडी अपने अंदर किसी भी पॉइंट पर वो चाहे जहां हो 4 पाई स्टेरेडियन का शॉर्ट एंगल बनाती है। बिना इंटीग्रेशन के डी ओमेगा 2 को क्या कहेंगे? डी ओमेगा 2 छोटा सा शॉर्ट एंगल फॉर्म बाय छोटा सा एरिया। व्हेन यू पुट अप द इंटीग्रेशन देन इट बिकम टोटल, होल हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा 2 क्या है? पूरा शॉर्ट एंगल, तो पूरा शॉर्ट एंगल तो वही 4 पाई होगा। तो फाई 2 की वैल्यू आ जाएगी Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो फाई 2 की वैल्यू आ गई Q2/एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया। सिमिलरली 2 स्टेप कर लिए, सिमिलरली में आ जाओ फाई 3, तो फाई 3 बराबर हो जाएगा Q3/एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन 4 आ गया। अब आप 2, 3, 4 को 1 में पुट अप कर दो, तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 जरा देखें क्या था भाई। इक्वेशन 1 था फाई E बराबर फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। ये आ जाएगा फाई E बराबर फाई 1 की वैल्यू है Q1/एप्सिलॉन नॉट, Q2/एप्सिलॉन नॉट, फाई 2 की वैल्यू है Q3/एप्सिलॉन नॉट। फाई E बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट बाहर कर लो, अंदर क्या बचा? सिग्मा की। अंदर वो चार्ज बचा जो इनक्लोज है। मजा तब आता है जब हम कुछ चार्ज बाहर भी लेते हैं। अभी आप इसको स्टेटमेंट नंबर 1 हम लोग प्रूव कर रहे हैं ना, आज हमने ऐसे किया। नेक्स्ट वाली क्लास में हम इसको फिर से करेंगे, तब कुछ चार्ज बाहर भी लेंगे। जैसे हम मान लेंगे Q4 चार्ज बाहर है और वो जो Q4 चार्ज है उसकी वजह से इसके पास फ्लक्स फाई 4 है, तो फाई 4 निकालेंगे तो फाई 4 0 आएगा। अभी हमने आज वो डेरिवेशन कर दिया है, इसमें सारे के सारे चार्जेस अंदर है। नेक्स्ट वाली क्लास में कुछ चार्जेस बाहर भी लेंगे, नोट कर लीजिए। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो गॉस थ्योरम है उसके टोटल 3 स्टेटमेंट हैं, 3, और अभी हमने स्टेटमेंट 1 लिया है। और स्टेटमेंट 1 को डिराइव करने के भी कई सारी अप्रोचेस होती हैं। सारे के सारे चार्ज हमने अंदर ही लिए हैं, उन्हीं से फ्लक्स बनेगा, नो डाउट उन्हीं से बनेगा। टोटल निकाला, देखो रिजल्ट आया। नेक्स्ट वाली क्लास में या अभी फटाफट एक काम कर सकते हैं, स्टॉप बैठे तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, नोट करना बंद करो तो फिर नहीं होगा। स्क्रीनशॉट लो इसका और स्क्रीनशॉट लेकर के ग्रुप में जब क्लास खत्म हो जाए तो भेज देना। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, हो गया? यस सर। और स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में भेज देना। चलिए मैंने प्रूफ कर लिया इसको, ठीक। अब मैं वो एक बाहर वाला केस नहीं करता हूँ, मुझे दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट वाली क्लास में इसको करेंगे तो पूरा डिटेल में फिर से लिखना पड़ेगा। तो चलो मान लेते हैं कि एक चार्ज और है, वो है यहाँ पर जो काम की चीज है उसको इरेज नहीं करते। एक चार्ज ये Q4 और एक चार्ज ये Q5। तो फाई 1 जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, तो यहां पर लिखते हैं लेट फाई 1, फाई 2, फाई 3, फाई 4, फाई 5, फाई 5
are electric fluxes due to charge Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। तो हमने ये सोचा कि ये जो phi1, phi2, phi3, phi4, phi5 ये इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस हैं इस क्लोज बॉडी से लिंक होने वाले बिकॉज ऑफ द चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा भैया, सबको ऐड कर लो, phi1 प्लस phi2 प्लस phi3 प्लस phi4 प्लस phi5। तो देखो phi1 तो हम निकाल चुके हैं, फिर क्यों दोबारा निकालें, phi1 को संभाल के रखते हैं। और मुद्दे की बात देखिए, phi1 आया क्या था, ये था phi1 आया था Q1 by 4 pi epsilon naught इंटीग्रेशन में d ओमेगा 1। ये बेसिक फंडा है, इसी बेसिक फंडे को अप्लाई करते हैं, यहां पर अप्लाई करते हैं। ये जो छोटा सा dA नाम का एरिया है, तो छोटा सा जो ये dA नाम का एरिया है वो Q4 पर सॉलिड एंगल बनाएगा d ओमेगा 4, और यही dA वाला एरिया Q5 पर भी सॉलिड एंगल बनाएगा d ओमेगा 5। ठीक, तो phi1 में हमने खूब मेहनत कर ली और phi1 निकल के आया है फाइनली। तो Q1 by एप्सिलॉन नॉट निकल के आया है। उसके पहले एक स्टेप देखें, phi1 आता है Q1 by 4 pi epsilon naught इंटीग्रेशन d ओमेगा। इसी तरीके से phi2, phi3, phi4 और phi5 को लिखते हैं। तो phi2 के लिए चलते हैं, phi2 बराबर आएगा, यहां से देखो कॉपी करते हैं, Q2 by 4 pi epsilon naught इंटीग्रेशन d ओमेगा 2। भैया Q2 नाम का पॉइंट कहाँ है, बॉडी के अंदर है, और अंदर वाले पॉइंट पर बनने वाला जो सॉलिड एंगल है वो तो 4 पाई होता है, सॉलिड एंगल की थ्योरम ये कहती है। तो phi2 निकल के आ गया Q2 by epsilon naught। सिमिलरली phi3 भी गई क्योंकि अंदर वाला पॉइंट है, तो phi3 बराबर आ गया Q3 by epsilon naught। अब बारी है phi4 की, नो बी अलर्ट, phi4 यहां से चलते हैं, Q4 by 4 pi epsilon naught इंटीग्रेशन ऑफ d ओमेगा 4। सारा कमाल जो है स्ट्रोक की थ्योरम का है जो सॉलिड एंगल के बारे में बताई गई थी। देखो इस d ओमेगा 4 को क्या पढ़ेंगे, d ओमेगा 4 छोटा सा सॉलिड एंगल है जो यहां पर बना है, और ये कहां पर है, ये तो इस क्लोज बॉडी के बाहर है। तो इंटीग्रेशन ऑफ d ओमेगा 4 क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ d ओमेगा 4 होगा इस पूरी क्लोज बॉडी से बनने वाले सॉलिड एंगल की वैल्यू जो कि बाहर है। और सॉलिड एंगल की थ्योरम ये कहती थी कि बाहर वाले पर क्या बनता है, 0, ये तो 0 हो जाएगा, और जब ये 0 हो जाएगा तो phi4 आ जाएगा Q4 अपॉन 4 pi epsilon naught, साथ में 0, तो phi4 0 हो गया। सिमिलरली phi5 भी 0 हो जाएगा, phi5 भी 0 हो गया। तो phi1 निकाला Q1 by epsilon naught आया, phi2 निकाला Q2 by epsilon naught आया, और phi3 निकाला Q3 by epsilon naught आया, phi4 की वैल्यू 0 आई। सारा कमाल का सॉलिड एंगल थ्योरम का, और phi5 की 0 भी वैल्यू आएगी उसी लॉजिक से। तो टोटल फ्लक्स के लिए फिर से आ जाएगी, यहाँ पर phi1 की वैल्यू है Q1 by epsilon naught, phi2 की वैल्यू है Q2 by epsilon naught, phi3 की वैल्यू है Q3 by epsilon naught, phi4 की वैल्यू 0 आई है, phi5 की वैल्यू भी 0 आएगी। तो देखिए वही रिजल्ट आ गया जो पहले आया। अब क्वेश्चन ये कि एग्जाम में हम क्या करें, एग्जाम में हम बाहर वाले चार्जेस दिखाएं या ना दिखाएं। तो अब आप सेटिंग कर लो, लेकिन हमने जब यहाँ पर किया तो अंदर लिए Q1, Q2, Q3,
और बाहर Q4 और Q5, आप क्या करो, दो अंदर ले लो और एक दो बाहर ले लो। बाहर वालों से आने वाला फ्लक्स जीरो होगा। कैसे होगा जीरो, तुम देख पा रहे हो। और जब टोटल आप निकालोगे तो वही निकल के आएगा जो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट था। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी।